नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, हमने जो है हमारे पूर्वज वीडियो जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 12 के सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 163 तक की जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस थी वो सब हमने देख ली थी। आज के इस वीडियो में हम जो है सेक्शन 164 से लेकर जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम देख रहे हैं। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो। मित्रों, चैप्टर 12 की जो हमारी अगली सेक्शन इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 164 धारा 164। यह बताती है संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करने की रीति, कि भाई संस्वीकृति को या फिर कथनों को जो है किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाएगा। अब यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि धारा 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृति और कथन रिकॉर्ड किए जाते हैं यह किस स्टेज पर किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो अन्वेषण के दौरान, मतलब कि जब कोई पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके दौरान अगर कोई व्यक्ति संस्वीकृति करना चाहता है या कोई व्यक्ति जो है कोई कथन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 164 के अंतर्गत उसकी संस्वीकृति या कथनों को अभिलिखित कराया जाएगा। या फिर जो है जांच या विचारण के पहले, समझिएगा बात को, स्टेज समझिएगा, कि अन्वेषण के दौरान या फिर अन्वेषण के तत्पश्चात, अन्वेषण के बाद लेकिन जांच और विचारण के पहले अगर कोई व्यक्ति जो है संस्वीकृति करना चाहता है या अपने कथनों को अभिलिखित कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 164 सेक्शन 164 जो है एप्लीकेबल होगी और इसके अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी। अब मित्रों, इस सेक्शन को समझने के लिए आप ध्यान रखिएगा, इस सेक्शन में जो है टोटल 6 सब सेक्शंस हैं, या हम कहें टोटल 6 उपधाराएं हैं, जिसमें से उपधारा 1 और उपधारा 6, समझिएगा बात को याद करने के लिए, उपधारा 1 और उपधारा 6 ये दोनों उपधाराएं जो हैं संस्वीकृति और कथनों के बारे में, मतलब संस्वीकृति के बारे में भी प्रावधान करती है और कथनों के बारे में भी प्रावधान करती है। वहीं हम देखें उपधारा 2, उपधारा 3 और उपधारा 4, ये 3 उपधाराएं जो हैं यह केवल संस्वीकृति अभिलिखित करने की रीति बतलाती हैं कि संस्वीकृति कैसे अभिलिखित की जाएगी। और इसके बाद जो उपधारा 5 और उपधारा 5A जो है यह जो है कथनों को अभिलिखित करने की रीति या कथनों के बारे में प्रावधान करती हैं। तो मित्रों देखते हैं, सबसे पहले उपधारा 1 यह क्या कहती है। यह कहती है कि धारा 164 के अंतर्गत जो संस्वीकृति या कथन कराए जाएंगे वह जो है किसी महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा या किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, चाहे उसे उस मामले में अधिकारता हो या ना हो, अभिलिखित कराए जा सकते हैं। मतलब एक बात सिंपल हो गई कि कौन कौन करा सकता है धारा 164 के कथन, कोई महानगर मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष जो है क्या हो सकती है, धारा 164 के कथन रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। अब यहां पर यह भी आवश्यकता नहीं है कि उन मजिस्ट्रेटों के पास जो है उस मामले को सुनने की अधिकारता हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे यहां पर यह बताया गया है कि किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पूर्व, ये मैंने आपको बता दिया कि धारा 164 के कथन किस स्टेज पर कराए जाते हैं। तो उपधारा 1 में जो उल्लिखित है वो यह है कि किसी अन्वेषण के दौरान या फिर अन्वेषण के तत्पश्चात, अन्वेषण के बाद लेकिन जांच या विचारण के पहले जो है धारा 164 के कथन रिकॉर्ड कराए जाएंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि 2008 में एक संशोधन कर यह व्यवस्था कर दी गई, परंतु जोड़कर, कि ऐसे कथनों को या संस्वीकृति को जो है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। अब यहां पर आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हमने जो है यह देखा कि धारा 161 हमने देखी जिसमें पुलिस अधिकारी जो है धारा 161 के कथन कराता है और उसके प्रभाव को भी हमने देखा। लेकिन यहां पर धारा 164 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर संस्वीकृति कराई जाती है तो वह किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं कराई जाएगी या ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं कराई जा सकती जिसे जो है मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त है। मतलब कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को कोई मजिस्ट्रेट के पावर्स अलॉटेड कर दिए गए हैं
तो भी उस पुलिस अधिकारी के समक्ष संस्वीकृति रिकॉर्ड नहीं कराई जा सकती है। इसके बारे में उल्लेख इसी क्लॉज में किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं उपधारा 2, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि उपधारा 2 जो है विशेष रूप से संस्वीकृति के संबंध में है, कन्फेशन के संबंध में है। अब पहले तो यहां हम देखें कि संस्वीकृति होती क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, संस्वीकृति जो है ऐसे कथन है जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी अपराध को स्वीकार करता है। पलविंदर कौर के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है कि भाई ऐसी कोई भी कथन जिसमें कोई व्यक्ति जो है किसी अपराध को स्वीकार करता है, स्वीकारोक्ति करता है, उसे कन्फेशन बोला जाता है। तो यहां पर कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके बारे में जो है सब क्लॉज 2 बोलता है कि जब कन्फेशन कोई व्यक्ति करेगा तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट जो है उसे कुछ समझाइश देगा। देखिए सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अपराध को स्वीकार कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट की जो लायबिलिटी है कि वह उस कन्फेशन का क्या प्रभाव होगा, उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में उसको समझाइश देगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर बताया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को इस बात से जो है जानकारी देगा कि भाई आप जो है संस्वीकृति करने के लिए, कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो संस्वीकृति करने से इनकार भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ उसको यह भी बताएगा कि अगर आप संस्वीकृति करेंगे, कन्फेशन करेंगे, तो आप जो कथन यहां पर कर रहे हैं, संस्वीकृति जो कर रहे हैं, इसको जो है साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस बात को जो है सब क्लॉज 2 में यहां पर क्लियर कर दिया गया कि मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को जो है जो संस्वीकृति कर रहा है उसको इस बात की क्या करेगा, समझाइश देगा। अब इसके बाद जो सब क्लॉज 3 है, यह भी संस्वीकृति के बारे में यह प्रावधान करता है कि अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति ऐच्छिक रूप से या अपनी इच्छा के अनुसार जो है कोई संस्वीकृति करता है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन अगर संस्वीकृति करने से मना कर देता, मतलब कि उसने पहले तो बोला कि भाई मैं संस्वीकृति करना चाहता हूं, मजिस्ट्रेट के पास ले चलिए, लेकिन तत्पश्चात वो जो है संस्वीकृति करने से मना कर देता है, अपनी अइच्छा जता देता है, तो सब क्लॉज 3 यहां पर यह प्रावधान करती है कि उस व्यक्ति को अपनी इच्छा ना बताने पर या अनिच्छा प्रकट करने पर उस व्यक्ति को पुलिस के कारागार में या पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं करवाया जाएगा। सिंपल सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने पहले तो कह दिया मैं कन्फेशन करना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद उसका अब इच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो ये क्लॉज नहीं होता तो क्या प्रभाव पड़ता कि वो व्यक्ति बाध्य हो जाता कि वह अब ना चाहते हुए भी संस्वीकृति करे, क्योंकि अगर ये क्लॉज नहीं होता तो मजिस्ट्रेट उसे जो है पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अपराध के लिए जो है, अन्य अपराध तो ना बोले हम, इस संस्वीकृति ना करने के लिए जो उसे कारावासित कर देता, उसे जो है पुलिस की अभिरक्षा में भेज देता। तो यहां पर जो है इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया गया है जिससे कि वह व्यक्ति जो कि संस्वीकृति कर रहा है वह स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा के अनुसार संस्वीकृति कर पाए। अब यहां पर जो है ये स्टेज भी कंप्लीट हुई। अब थर्ड जो उसकी स्टेज है या उपधारा 4 जो है यह बताती है कि बेसिकली रिकॉर्ड कैसे कराइए। यहां तो ये प्रोसीजर हो गया, ये प्रोसीजर था सब क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 3 में। सब क्लॉज 4 में बेसिकली रीति बताई गई है कि रीति क्या होगी। तो सबसे पहली बात, मजिस्ट्रेट जो है सेक्शन 281 के अंतर्गत जो कथन रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो प्रोसीजर सेक्शन 281 में प्रोवाइडेड है, उस प्रोसीजर का पालन करेगा और उसके बाद जो है उस संस्वीकृति को जो व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के सिग्नेचर कराएगा, हस्ताक्षर कराएगा। अब यहां पर इस बात को आपको ध्यान रखना है कि धारा 161 के कथन जो कि पुलिस अधिकारी के समक्ष किए गए थे वहां पर सिग्नेचर नहीं कराए जा रहे थे। धारा 161 के कथनों पर सिग्नेचर नहीं कराए जाते हैं, लेकिन धारा 164 के अंतर्गत जो कथन है या जो संस्वीकृति है उस पर मजिस्ट्रेट जो है हस्ताक्षर कराएगा उस व्यक्ति से, और इसी के साथ साथ मजिस्ट्रेट उस संस्वीकृति के नीचे एक ज्ञापन लिखेगा, एक रिपोर्ट लिखेगा। क्या लिखेगा कि भाई मेरे सामने जो है इस व्यक्ति ने स्वैच्छिक रूप से संस्वीकृति करी है, मेरे द्वारा इसको जो है उपधारा 2 के अनुसार जो है इसे समझाइश भी दे दी गई है, इस संस्वीकृति का प्रभाव भी मेरे द्वारा इसको बता दिया गया है। उसके बाद ये संस्वीकृति की गई है और उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है वहां पर अपने ज्ञापन के नीचे सिग्नेचर करता है। बेयर एक्ट में आप देखिएगा फॉर्मेट दिया हुआ है, तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट जो है यहां पर
संस्वीकृति करने के बाद अपना ज्ञापन लिखता है। तो यहां तक जो प्रोविजन थे जो संस्वीकृति से रिलेटेड थे। अब हम आते हैं उपधारा 5 पर। तो मित्रों उपधारा 5 में जो है कथनों को अभिलिखित करने के बारे में बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को कोई कथन अभिलिखित करना है, किसी जो है रिकॉर्ड कराना है जो कि संस्वीकृति नहीं है, समझ में आ रही बात को, जो संस्वीकृति नहीं है उन कथनों को अगर रिकॉर्ड कराना है तो मजिस्ट्रेट जो है उपधारा 5 के अंतर्गत जो है इस कथनों को रिकॉर्ड कराएगा। तो उपधारा 5 क्या कहती है, कथन अभिलिखित कराना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि साक्ष्य अभिलिखित कराने की रीति से अभिलिखित किए जाएंगे। मतलब कथनों को कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा, कैसे अभिलिखित किया जाएगा, जिस प्रकार से एविडेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिस प्रकार से साक्ष्य अभिलिखित किए जाते हैं, उसी प्रकार से मजिस्ट्रेट यहां पर कथनों को अभिलिखित कराएगा। और इसी के साथ साथ देखिए, जब कोई व्यक्ति साक्ष्य देता है तो उससे शपथ दिलवाई जाती है कि भाई वो न्यायालय में सच बोलेगा। तो यहां पर भी मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति से शपथ दिलाने की शक्ति रखता है। मजिस्ट्रेट जो है कथनों को लेते समय उस व्यक्ति से शपथ भी लेवा सकता है, शपथ भी ले सकता है, मतलब लेवा सकता है। अब यहां पर जो उपधारा 5A है, सब सेक्शन 5A जो है मित्रों, सब सेक्शन 5A जो है 2013 में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई। यह व्यवस्था करती है कि अपराध से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है और उसके कथन रिकॉर्ड किए जाने हैं, और ऐसे अपराध में जो कि आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 354C, 354D के अंतर्गत और इसी के साथ साथ 376 के अंतर्गत, 376A, B, C, D जो भी है 376 के अंतर्गत ऐसे अपराध का कोई व्यक्ति अगर विक्टिम है या ऐसे अपराध से कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके कथन जो है रिकॉर्ड कराने हैं। तो ऐसी कंडीशन में उपधारा 5 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेट जो है ऐसे पीड़ित व्यक्ति के भी कथन ले सकता है। लेकिन यहां पर परंतु में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसा व्यक्ति अगर मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, मतलब कि इनकैपेबल है मेंटली और फिजिकली, तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो है दूरभाषी का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति के रिकॉर्ड कराने के लिए जो है स्पेशल एक एजुकेटर को बुलाया जाएगा या फिर विशेष प्रबोधक जो कि ऐसे व्यक्ति की भाषा को समझ सके और न्यायालय को जो है मजिस्ट्रेट को बता सके, ऐसे व्यक्ति का उपयोग किया जाएगा। और इसी के साथ साथ यहां पर यह भी उल्लिखित है कि ऐसे मामलों में जो है वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी जहां पर कि ऐसा व्यक्ति कैसा है, निशक्त है या फिर जो है मानसिक या शारीरिक रूप से जो है निशक्त है। तो ऐसे व्यक्ति की जो रिकॉर्ड किए जाएंगे कथन, उसकी वीडियो फिल्म भी बनाई जाएगी। तो इस प्रकार मित्रों सेक्शन 5A जो है 2000 में जोड़ी गई और वो जो है ऐसे अपराधों की जो कि मोस्ट ऑफ महिलाओं से संबंधित अपराध हैं और उस अपराध में जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसके कथनों को रिकॉर्ड करने का भी व्यवस्था यहां पर की गई है। अब इसके बाद जो मित्रों सबसे लास्ट में हमारी उपधारा 6 जो है सबसेक्शन 6 जो है, जो मैंने आपको बताया कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 6 जो है यह कथन और संस्वीकृति दोनों पर एप्लीकेबल है। तो यहां पर हम देखें कि सबसेक्शन 6 ये बोलती है कि इस धारा के अंतर्गत जब संस्वीकृति रिकॉर्ड कर ली जाए या कथन को रिकॉर्ड कर लिया जाए, उसके बाद वो जो मजिस्ट्रेट है वह उस संस्वीकृति को और रिकॉर्ड को जो है किसके पास भेजेगा, वह उसको उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो कि ऐसे मामले में जांच विचारण करने के लिए सक्षम है। तो यहां पर जो है उपधारा 6 में यह निर्देश दे दिया कि ऐसा रिकॉर्ड करने के बाद धारा 164 के कथनों को रिकॉर्ड करने के बाद उस कथनों को जो है ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा जो कि इस मामले में जांच या विचारण करने के लिए प्राधिकृत है। तो मित्रों इस प्रकार जो है धारा 164 हमें क्या बताती है, संस्वीकृति कैसे अभिलिखित की जाएगी और इसी के साथ कथनों को कैसे अभिलेख करना होगा, इसके साथ इसके बारे में प्रावधान जो है हमें ये सेक्शन करती है। तो मित्रों अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन पर। क्या कहती है नेक्स्ट सेक्शन? मित्रों जो अब हमारी अगली सेक्शन है वो 2005 के अमेंडमेंट के थ्रू हमारी सीआरपीसी में जोड़ी गई है। 2005 के संशोधन के द्वारा हमारी सीआरपीसी में जोड़ी गई है
सेक्शन 164A धारा 164A ये कहती है कि बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब कभी भी कोई महिला किसी बलात्संग के अपराध की पीड़ित है या बलात्संग के अपराध के प्रयत्न की पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में उसका शारीरिक परीक्षण जो है कराया जाता है, जिससे कि उसके शरीर पर अगर कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है जो कि उसके मामले में न्यायालय में जो है साक्ष्य के रूप में रखा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो है यहां पर उसकी शारीरिक परीक्षा करवाई जाती है धारा 164A के अंतर्गत। तो मित्रों, धारा 164A के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि धारा 164A जो है किस प्रक्रम पर उपयोग में आती है, मतलब किस स्टेज पर जो है चिकित्सीय परीक्षा कराई जाती है। तो यहां पर जो है जब बलात्संग या बलात्संग के अपराध का अन्वेषण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा मतलब ये कब कराई जाएगी, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मोटे मैंने आपको बताया कि उस महिला के शरीर पर अगर कोई एविडेंस मौजूद है तो उन्हें कलेक्ट किया जा सके, तो अन्वेषण के दौरान कराया जाएगा। फिर इसके बाद किसके द्वारा की जाएगी, मतलब ऐसी परीक्षा जो है कौन करेगा, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा किसके द्वारा कराई जाएगी, तो यहां पर दिया गया है सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे किसी अस्पताल में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। बात सिंपल सी बात है, कौन करेगा, तो कोई भी सरकारी अस्पताल, देखिए सरकारी हॉस्पिटल हो या कोई स्थानीय प्राधिकारी मतलब कि नगर निगम वगैरह का कोई हॉस्पिटल हो, उस हॉस्पिटल में अगर कोई नियोजित मतलब कोई अपॉइंटेड रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है उससे कराई जाएगी। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी उपलब्ध नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी से भी जो कि रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल है, उसके द्वारा जो है ऐसी परीक्षा की जाएगी। अब इसके बाद जो है स्त्री की सहमति की बात आती है कि भाई धारा 164A के अंतर्गत जब परीक्षा की जाती है तो क्या ऐसी परीक्षा स्त्री की सहमति ली जानी जरूरी है या बिगर सहमति के भी परीक्षा की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि धारा 164A के अंतर्गत जब ऐसी स्त्री के शरीर की चिकित्सीय परीक्षा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है तो वहां पर उस स्त्री की सहमति, या अगर वह स्त्री सहमति देने में अक्षम है तो उसकी ओर से जो कोई भी सहमति देने के लिए सक्षम है उस व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। मतलब कि जो रिपोर्ट बनती है ना, जो मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल डॉक्टर जो है जब रिपोर्ट बनाता है अपनी, तो उस रिपोर्ट में वो लिखता है कि उस स्त्री की जिसकी शारीरिक परीक्षा मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है उस स्त्री की सहमति ले ली गई है और उसके बाद ही ऐसा परीक्षण या ऐसा जो है चिकित्सीय परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न आता है कि ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन जो है कितने टाइम पीरियड के भीतर कराना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अपराध किए जाने से संबंधित इत्तला प्राप्त होने के, ध्यान दीजिएगा, इत्तला प्राप्त होने के समय से 24 घंटे के भीतर उस महिला को, उस स्त्री को परीक्षण के लिए, शारीरिक एग्जामिनेशन के लिए जो है, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है उसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास भेजा जाएगा। मतलब कि जब पुलिस अधिकारी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जब सूचना प्राप्त हुई है उसके 24 घंटे के भीतर वह उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए, चिकित्सीय परीक्षा कराने के लिए जो है कहां भेज देगा, किसी जो भी प्राधिकृत मेडिकल और जो है डॉक्टर है या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है उसके पास भेज देगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इतनी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि भाई जो रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। तो भाई उस रिपोर्ट में उस स्त्री का नाम, उस स्त्री की आयु, उस स्त्री को मेडिकल चिकित्सक ऑफिसर के पास या कह सकते हैं रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास कौन लेकर आया है उसका नाम, इसके बाद उसका डीएनए प्रोफाइल भी लिया जाएगा, इसके बाद उसकी शारीरिक शरीर पर अगर कोई क्षति वगैरह हुई है, कोई चोट वगैरह के निशान है वो भी लिए जाएंगे। और वहां पर उस महिला की जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है
तो उस महिला की मानसिक दशा क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसको भी उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। और भी कई जो भी ब्यौरे ऐसे डॉक्टर को, ऐसे चिकित्सीय ऑफिसर को, जो हम कह सकते हैं व्यवसायी को, जो भी और बातें ऐसा लगे जो कि रिपोर्ट में मेंशन करनी चाहिए, वह सब की सब उस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं। तो मित्रों इस प्रकार से जो है 2005 में इस सेक्शन को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीपीओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सेक्शन है यह एडीपीओ के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो भी लोक अभियोजन अधिकारी हैं वह इस सेक्शन के तहत जो मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट होती है उसे जो है न्यायालय में पेश किया जाता है, तो इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारी अगली सेक्शंस पर। मित्रों कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि अपराध तो भारत में हुआ है, लेकिन उस अपराध के संबंध में अन्वेषण जो है भारत के बाहर किया जाना है। तो ऐसी स्थिति में अन्वेषणकर्ता अधिकारी जो है भारत के बाहर किसी देश या स्थान के ऐसे सक्षम प्राधिकारी को, जो कि अन्वेषण कर सकता है इस मामले के लिए, तो उसको जो है अनुरोध पत्र भेजता है, रिक्वेस्ट लेटर भेजता है। ध्यान रखिएगा, क्या भेजता है? अनुरोध पत्र भेजता है, रिक्वेस्ट लेटर भेजता है। और वह अधिकारी जिसे ऐसा अनुरोध पत्र मिला है, हमारी केंद्र सरकार की जो भी नियम वगैरह हैं, जो भी संधियां हैं, उसके अनुसार वो अधिकारी जो है कार्यवाही कर कर अपनी रिपोर्ट भारत में उस अन्वेषण अधिकारी के पास प्रेषित करता है। तो यहां पर जो है सेक्शन 166A में जो है इसी के संबंध में अनुरोध पत्र के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अब ऐसी की ऐसी स्थिति रिवर्स ऐसे हो सकती है कि मान लीजिए कोई अपराध जो है भारत के बाहर घटित हुआ है और भारत के बाहर का कोई न्यायालय या प्राधिकारी जो है भारत में उस मामले का अन्वेषण कराना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उस देश का, जहां पर कि जिस देश का न्यायालय अन्वेषण चाहता है, वो न्यायालय जो है भारत के ऐसे सक्षम प्राधिकारी के पास या ऐसे न्यायालय के पास जिसको कि केंद्र सरकार ने प्राधिकृत किया है, उसको जो है अनुरोध पत्र भेजेगा। और वो अनुरोध पत्र जो है उसके आधार पर ऐसा न्यायालय जिसे प्राधिकृत किया गया हो, वह आदेश द्वारा उस मामले का अन्वेषण करा सकता है, उस मामले में कथन ले सकता है और उसको जो है केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार उसे वापस उस देश को भेज सकता है जिसने ऐसा अनुरोध पत्र भेजा है। तो मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सेक्शन 166A और सेक्शन 166B, ये दोनों की दोनों सेक्शन जो है अनुरोध पत्रों के संबंध में है, जो कि 1990 के संशोधन के द्वारा इस हमारी सीआरपीसी में जोड़ी गई थी। अब यहां पर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 166 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं, सेक्शन 166B के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए हैं कि ऐसा अनुरोध पत्र जो है किस किस को भेजा जा सकता है। मतलब कि भारत के बाहर का कोई अधिकारी जो है या प्राधिकारी जो है भारत में अन्वेषण कराना चाहता है, तो वह अनुरोध पत्र जो है, या अगर वह क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, या फिर अगर कोई वह सामान्य एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। इसी के साथ साथ अगर कोई विशेष रूप से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राधिकृत किया गया है तो उसके पास अनुरोध पत्र भेज सकता है अन्वेषण कराने के लिए। यहां पर ऐसा न्यायालय जो है, जो भी हो, चाहे वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय हो, वह उस अनुरोध पत्र के आधार पर जो है ऐसे व्यक्ति को समन कर सकता है जिसके कथनों के लिए अनुरोध पत्र आया है, या ऐसे दस्तावेज को अपने पास बुला सकता है और उन सब बातों को, उन सब रिकॉर्ड्स को वो बनाकर जो है वापस उसको उस देश के न्यायालय या प्राधिकारी के पास भेज सकता है। तो यहां पर ये आप जो है ध्यान रखिएगा, एमपीएडीजे के एग्जाम में ध्यान रखिएगा, एमपीएडीजे के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि किसी विदेशी देश को या किसी भारत के बाहर का भी अन्वेषण करना है तो उसके संबंध में प्रावधान जो है कहां दिए गए हैं। तो धारा 166A में जो है ऐसे व्यवस्था की गई है कि उस देश को जहां अन्वेषण करवाना है, जहां जो है साक्ष्य एकत्रित कराने हैं, वहां धारा 166A के तहत जो है अनुरोध पत्र भेजा जाता है। तो मित्रों यहां पर ये बात कंप्लीट हुई। अब हमारी जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है
सेक्शन 167। देखिए मित्रों, सेक्शन 167 जो है हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखते हैं सेक्शन 167 के क्या है मेन प्रोविजन हमारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। मित्रों, सेक्शन 167 यह प्रावधान करती है कि जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जा सके तब क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके संबंध में प्रोविजन यहां पर प्रोवाइडेड है सेक्शन 167 में। यहां पर हम आपको बता दें कि इस सेक्शन में जो है टोटल 6 सब क्लॉजेस हैं, टोटल 6 उपधाराएं हैं और अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन 6 सेक्शंस को यह 4 टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 4 कह सकते हैं 4 शीर्षकों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे कि हमें आसानी से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। तो सबसे पहला जो शीर्षक हमने बनाया है, टॉपिक हमने बनाया है, वह बनाया है मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना। बहुत सिंपल सी बात है, जब कभी कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और अन्वेषण सेक्शन 57 के द्वारा नियत 24 घंटे की अवधि के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, हमने सेक्शन 57 देखी थी जिसमें हमने यह देखा कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उसे उपस्थित करना होता है, जिसमें आने जाने के समय को छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर उस 24 घंटे के भीतर अन्वेषण पूरा ना हो सके तो यहां पर यह बताया गया है कि विश्वास करने का आधार है कि अभियोग या इत्तला दृढ़ आधारों पर है। मतलब कि पुलिस अधिकारी यह विश्वास करता है कि जो अभियोग लगाया गया है या जो इत्तला प्राप्त हुई है उस पर विश्वास करने का आधार है कि मामला बन रहा है। तब पुलिस अधिकारी क्या करेगा, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी जो एसआई से निम्नतर पंक्ति का नहीं है, सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं है, तो वह अभियुक्त को विहित डायरी, जो भी प्रिस्क्राइब डायरी है पुलिस अथॉरिटीज के पास जो डायरी होती है, उस डायरी की एक प्रतिलिपि के साथ निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। मतलब जो भी नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है उस व्यक्ति को जो है भेजेगा और मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कर देगा। अब यहां पर जो है जब व्यक्ति को उपस्थित कर दिया गया तो अब हमने जो उपधारा 2 को जो है हमने यहां पर सेकंड नंबर पर जो टॉपिक बनाया वो बनाया है अभियुक्त की अभिरक्षा एवं चूक जमानत। मतलब कि पुलिस अधिकारी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति को हाजिर कर दिया। अब अभियुक्त की अभिरक्षा का निर्धारण किया जाएगा कि अभियुक्त को जो है कितने दिन के लिए जो है पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए, इसके संबंध में प्रावधान है। और यहां पर जो है वह टाइम पीरियड भी बताया गया है कि अधिकतम कितने टाइम पीरियड तक जो है उसे पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है। और उसके बाद चूक जमानत, डिफॉल्ट बेल के बारे में भी यहां पर हम अभी देखते हैं। तो इस सबसेक्शन 2 में या हमारा जो सेकंड टॉपिक है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है अभियुक्त को कुल मिलाकर 15 दिन तक की अभिरक्षा के लिए आदेश। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को जो कि मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया है, उस व्यक्ति को वो जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने उसे उपस्थित किया गया है वह उसे जो है कुल मिलाकर 15 दिन तक के लिए जो है उसे जो है अभिरक्षा में भेज सकता है। अब यहां पर अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वो मजिस्ट्रेट के सामने जो ले जाया जा रहा है तो वहां पर वह मजिस्ट्रेट, यह जरूरी नहीं है कि उसे उस मामले में अधिकारता हो ही, यह भी हो सकता है कि अधिकारता ना भी हो, लेकिन उस व्यक्ति को उस मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जा सकता है। तो यहां पर इसी बात का यहां पर समझिएगा कि 15 दिन तक की अभिरक्षा के लिए आदेश दे सकता है वह मजिस्ट्रेट। अब यहां पर बात आती है कि मान लीजिए कि इस 15 दिन से ज्यादा के लिए अभिरक्षा में रखना है, तो वहां पर यह मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, यह उस व्यक्ति को या उस अभियुक्त को जो है उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे जिस मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारता का वो मामला है, जिस न्यायालय को, जिस मजिस्ट्रेट को उस मामले में जो है कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकारता है उसके पास भेज देंगे। और वो मजिस्ट्रेट साहब जो है उसे आगे और निरुद्ध रखने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये आदेश जो है 15-15 दिन की अवधि का होगा। बात समझ में आ रही है? 15-15 दिन की अवधि का होगा, तो आगे जो है उसको मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा और मजिस्ट्रेट साहब जो है
उसकी अवधि को बढ़ाते चलेंगे। अब लेकिन ये 15-15 दिन की अवधि जो है कितनी बार बढ़ाई जा सकती है, कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है, अधिकतम टाइम पीरियड क्या है ऐसी जो है निरुद्धि का। तो यहां पर परंतु ये बताता है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध 15 दिन की अवधि से आगे प्राधिकृत कर सकता है यदि पर्याप्त आधार है। ध्यान रखिएगा, पुलिस कस्टडी में तो केवल 15 दिन के लिए ही भेजा जाएगा, उसके बाद पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में भेजना है। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भी उसे कितनी अवधि तक रखा जा सकता है, तो यहां पर बताया गया है 90 दिन से अधिक नहीं यदि संबंधित अपराध 10 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय है। बेयर एक्ट में लैंग्वेज है 10 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। तो ऐसे मामले जो कि 10 वर्ष से अधिक के कारावास से या लाइफ इंप्रिजनमेंट के कारावास से या मृत्यु दंड के दंडनीय मामले हैं, उन मामलों में यह अधिकतम अवधि जो है टोटल 90 डेज हो सकेगी, 90 दिन से ज्यादा नहीं। मतलब कि 90 दिन के भीतर पुलिस अधिकारी को अपनी चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। अगर चार्जशीट फाइल नहीं की तो आगे व्यवस्था दी गई है, देखते हैं अभी आगे। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है अन्य मामलों में, मतलब अन्य मामले कौन से, ऐसे मामले जो कि 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है, उन मामलों में टाइम पीरियड जो है ये 60 दिन है। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ऐसा मामला जो कि 10 वर्ष या उससे अधिक के दंड से दंडनीय वाला मामला है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय वाला मामला है, उस मामले में किसी व्यक्ति को अन्वेषण के दौरान कब तक, कितनी अवधि तक निरुद्ध रखा जा सकता है, तो अधिकतम 90 दिन है। और अगर वह मामला 10 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है तो उसके लिए अधिकतम अवधि जो है 60 दिन है। अब यहां पर बात समझिएगा कि 90 दिन और 60 दिन की अवधि के अंदर अगर पुलिस अधिकारी अपना चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने फाइल नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में यहां पर यह प्रावधान किए गए हैं कि उस व्यक्ति को जिसे निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उसे जमानत का अधिकार होगा। वह जो है न्यायालय में डिफॉल्ट बेल के ग्राउंड पर, डिफॉल्ट बेल का मतलब पुलिस अधिकारी से टाइम पीरियड के भीतर चार्जशीट फाइल करने में डिफॉल्ट हुआ है, इस डिफॉल्ट के कारण उस व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। तो डिफॉल्ट बेल के आधार पर जो है जमानत प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब यहां पर जो है 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिसको आप समझिएगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पहला केस है मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। अब कसाब का केस आप सब लोग जो है इससे परिचित होंगे कि इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिफॉल्ट बेल के बारे में डायरेक्शन दिए थे कि जब यह जो लायबिलिटी है कि किसी व्यक्ति को जो है इस बात की जानकारी देना, जब किसी व्यक्ति को 60 दिन या 90 दिन कंप्लीट हो जाते हैं और मजिस्ट्रेट के सामने वो उपस्थित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस मजिस्ट्रेट की लायबिलिटी है, उस मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वह उस व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल के बारे में जो है जानकारी देगा, सूचना देगा कि भैया आपको जो है डिफॉल्ट बेल के आधार पर जो डिफॉल्ट बेल मिलने का अधिकार है, आप अगर बेल पर छूटने के लिए या बेल जमा कर देंगे तो आपको रिहाई की जा सकती है। तो यहां पर जो है इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भाई डिफॉल्ट बेल के आधार बताने का जो लायबिलिटी है वह मजिस्ट्रेट की ही है। अब यहां पर मान लीजिए कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने इस लायबिलिटी में अगर कोई चूक करी है, कोई जो है त्रुटि करी है, तो उसे जो है उस मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है विभाग की कार्रवाई चलाई जा सकती है, उस मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। इसके बारे में प्रावधान जो है इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डायरेक्शन में दिए। इसके बाद एक अभी हाल ही का केस है 2017 का 2017 का राकेश कुमार पाल वर्सेस आसाम राज्य। ये केस जो है 16 अगस्त 2017 को, ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त 2017 को डिसाइड हुआ, राकेश कुमार पाल वर्सेस आसाम राज्य। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को और भी स्पष्ट रूप में कहा कि किसी व्यक्ति को डिफॉल्ट बेल जो है वह जो अधिकार है, चूक जमानत का अधिकार है, वो अधिकार जो है निरपक्षीय अधिकार है, मतलब ऐसा अधिकार जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अहस्तक्षेपणीय जो शब्द उपयोग किया गया, अहस्तक्षेपणीय अधिकार है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर उस व्यक्ति को बेल मिलना ही चाहिए।
अब इसी के साथ साथ सेक्शन 2 में उपधारा 2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि इस सेक्शन के तहत जो कार्रवाई है, ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन के तहत जो रिमांड की कार्रवाई है, जेल कस्टडी में भेजने की कार्रवाई है, यह सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी को जो है, जब तक कि उच्च न्यायालय ने उसे विशेष रूप से सशक्त न किया गया हो तब तक वह कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तभी कार्रवाई कर सकता है, तभी रिमांड ड्यूटी ले सकता है जब उसको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया हो, अदरवाइज वह इसमें काम नहीं कर सकता है, उसके कह सकते हैं जुडिक्शन से या उसके पावर से बाहर की बात है। अब यहां पर आप ये भी समझिएगा कि इसी सबसेक्शन में यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां पर की कोई महिला है, मतलब कि जहां पर की कोई महिला है 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को जो है जेल में ना भेजकर कहां भेजा जाएगा, प्रतिप्रेषण गृह में या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था की अभिरक्षा में उसको निरुद्ध रखा जाएगा अगर वो महिला 18 वर्ष से कम आयु की है। तो यहां पर जो है ये सारे प्रावधान वर्णित हैं। अब इसके बाद जो हमने तृतीय टॉपिक, हमारा थर्ड टॉपिक बनाया है, जिसमें हमने देखा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति। आप समझिएगा बात को, यहां पर जो शक्ति थी वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट की थी, लेकिन सेक्शन सब क्लॉज 2A में जो है यह जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी पावर अलॉटेड किए गए हैं कि मान लीजिए कि कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या मान लीजिए कि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है अगर मिल ना पाए या उपस्थित ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष भी उपस्थित कर सकता है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को 7 दिन तक मतलब टोटल 7 डेज तक की कस्टडी में भेज सकता है और उसके बाद अगर उसकी कस्टडी को आगे बढ़ाना है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को किसके पास भेजेगा, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश देगा जिसकी की उस मामले में क्षेत्र अधिकारता है। बहुत सिंपल सी बात है कि सेक्शन 2A के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति का उल्लेख है कि वह जो है रिमांड ले सकता है और उस व्यक्ति को जो है अधिकतम 7 दिन की अवधि के लिए जो है अभिरक्षा में प्राधिकृत कर सकता है और उसके बाद अगर आगे उसको अभिरक्षा बढ़ानी है तो क्या आदेश देगा, वह उस मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाने के लिए आदेश देगा जिसकी उस मामले में अधिकारता है। अब इसके बाद जो है ये हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट क्लियर हुए, हमने जो 3 टॉपिक बनाया, हमारा चौथा टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक है, जिनमें हमने नाम दिया है अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजंस कौन कौन से हैं। तो उपधारा 3 यहां देखिएगा, उपधारा 3 में व्यवस्था की गई है कि मजिस्ट्रेट जो है जब कभी भी किसी व्यक्ति की कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी इस सेक्शन के अंतर्गत देता है तो वो जो है ऐसी कस्टडी देते समय अपने कारणों को अभिलिखित करेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्र रहना क्या है, अधिकार है, संविधान के तहत दिया गया, लेकिन जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, उससे छीना जाता है, तो ये आपवादिक स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति के साथ कोई आपवादिक कंडीशन लाई जा रही है तो वहां पर कारण बताना जरूरी है। तो यहां पर जो है अभिरक्षा के लिए जब भी मजिस्ट्रेट आदेश देगा तो वह कारण बताएगा कि क्यों ऐसा कर रहा है। अब इसके बाद जो है सब क्लॉज 3 जो है हमारे अन्य प्रावधानों के अंतर्गत सब क्लॉज 4 जो है ये व्यवस्था करता है उपधारा 4 कि भाई अगर ऐसी कार्रवाई, समझिएगा बात को, एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर ऐसी कार्रवाई सीजेएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं की है, किसी अदर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने की है, तो ऐसी कंडीशन में वह मजिस्ट्रेट जो है एक प्रतिलिपि सीजेएम साहब को उस आदेश की भेजेगा कि भाई हमने जो है इस तरह से रिमांड लेकर इस व्यक्ति को इतने समय के लिए निरुद्ध का आदेश दिया है, चाहे वो पुलिस कस्टडी का हो या जुडिशियल कस्टडी का हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, किसको सूचना देनी है, किसको प्रतिलिपि देनी है, सीजेएम साहब को देनी है। अब इसके बाद जो है हमारे जो आखिरी के प्रोविजन है ये है समन मामलों के संबंध में। समझिएगा बात को, यहां तक सारे मामले कैसे थे, वारंट मामले थे। अब समन मामलों के बारे में सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 ये दोनों प्रावधान करते हैं। तो सब सेक्शन 5 ये बोलती है कि समन मामलों में
अभियुक्त गिरफ्तार किए जाने की तारीख से, समझिएगा बात को, जिस डेट को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है उस डेट की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर अन्वेषण जो इन्वेस्टिगेशन है समाप्त नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट आगे अन्वेषण रोकने का आदेश कर सकता है, जहां पर कि विशेष परिस्थितियां ना हो। कुल मिलाकर अगर विशेष परिस्थितियां मजिस्ट्रेट को लगती हैं या बताई जाती हैं और वो संतुष्ट है तो इन्वेस्टिगेशन आगे चलने देगा, अन्यथा वो जो है इन्वेस्टिगेशन को रोकने का आदेश दे देगा, जहां की मामला समन मामला है और अभियुक्त की गिरफ्तारी से 6 महीने के भीतर अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ है। अब इसी के साथ साथ जब उपधारा 5 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन रोकने का आदेश दिया तो वहां पर जो पुलिस अधिकारी है या जो शासन के लोग हैं वो क्या करेंगे, वह सेशन न्यायालय में, सत्र न्यायालय में जो है क्या कर सकते हैं, उपधारा 5 के तहत जो मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है इन्वेस्टिगेशन को रोकने का, उस आदेश के अगेंस्ट में जो है क्या करेंगे, वह आवेदन लगाएंगे। किसको, सेशन न्यायालय की महोदय इस मामले में यह आवश्यकता है, इसीलिए हमें जो है इसमें आगे अन्वेषण करना है, तो आप जो है मजिस्ट्रेट साहब ने जो उपधारा 5 के तहत जो आदेश दिया है उसको निरस्त कर अन्वेषण के लिए अनुज्ञा परमिशन दी जावे। तो इस तरह जो है उपधारा 6 में जो है इस तरह के प्रावधान वर्णित हैं। तो मित्रों इस प्रकार से जो है सेक्शन 167 जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर हमने लगभग सब कुछ कवर किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मित्रों इस प्रकार आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने चैप्टर 12 के अंतर्गत सेक्शन 167 तक की इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने देखी और चैप्टर 12 को हम कंप्लीट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो मित्रों आपसे मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।